हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है, एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों, पूछा गया कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो मातृ देवी की पूजा की अगर बात करें तो मातृ देवी की जो पूजा है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, राजस्थान के जो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदुओं द्वारा या सिखों द्वारा। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि गीत गोविंद किसकी कृति है। दोस्तों, गीत गोविंद की अगर बात करें, पूछा गया कि गीत गोविंद किसकी कृति है। जयदेव की, कल्हड़ की, कालिदास की या राजा राव की। तो गीत गोविंद की अगर बात करें साथियों तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। कल्हड़ की अगर बात करें तो कल्हड़ राजत रंगड़ी के रचनाकार हैं, जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में। तो शिवाजी के राज्याभिषेक की अगर बात करें तो शिवाजी का राज्याभिषेक सन 1674 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सिख गुरु थे। दोस्तों, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, किस सिख गुरु ने किया था। गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक देव ने। तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की अगर बात करें तो प्रश्न पूछा गया कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, मैगलन ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की अगर बात करें तो वास्को डी गामा जो थे इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई। दोस्तों, पूछा गया भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। मुंबई में, सूरत में, तमिलनाडु में या मद्रास में। तो भारत में जो पहली अंग्रेजी व्यापारी कोठी या व्यापारिक कंपनी खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सूरत। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित थी। दोस्तों, 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो बेगम हजरत महल जी थी उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था या वो कहाँ से संबंधित थी, किस स्थान से संबंधित थी। लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या प्रयागराज से। तो 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का जो है वो किया था, क्रांति का निर्देशन किया था 1857 की। इसे 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित
प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, अहमदाबाद, बारदौली या चौरी चौरा? तो गांधी जी ने जो नील किसानों के लिए आंदोलन किया था, यह बिहार के चंपारण में किया था। या बिहार के चंपारण के किसानों के लिए या नील किसानों के लिए गांधी जी ने चंपारण में एक आंदोलन किया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? दोस्तों, एक समाचार पत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाया गया, उसका नाम था केसरी। तो समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जी.के. गोखले ने, बी.जी. तिलक ने, सरदार पटेल ने या राजाराम मोहन राय ने? तो समाचार पत्र केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दोस्तों, दांडी यात्रा की अगर बात करें तो ब्रिटिशरों द्वारा जो नमक कानून लगाया था, उस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था। पूछा गया कि दांडी मार्च गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या साबरमती से? तो दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साबरमती आश्रम। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये सारे प्रश्न आज के प्रीवियस ईयर 2018 के सॉल्व पेपर से हैं। पूछा गया कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है साथियों सौरमंडल का, ये पृथ्वी के समान दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और 13वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न पूछा गया कि टुंड्रा क्या है? दोस्तों, टुंड्रा की अगर बात करें, टुंड्रा क्या है? एक पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है या शीत मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है? तो टुंड्रा की अगर बात करें साथियों, तो टुंड्रा क्या है? टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या उपरोक्त में से कोई नहीं? भारत के सबसे ऊंचे पठार की अगर बात करें साथियों, तो भारत को जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है साथियों वो गोदावरी है। इसे ब्रत गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे दक्षिण की गंगा या ब्रत गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल से, मालाबार तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से या उत्तरी सीरकर के नाम से? तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यह कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कहलाता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या सिस्टम कोड? तो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है
उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों दिल्ली में आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में भी वर्षा होने लगती है। इसका कारण क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ। तो दिल्ली में जो सर्दियों के समय वर्षा होने लगती है, इसका जो प्रमुख कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही दिल्ली में सर्दियों के समय भी वर्षा होने लगती है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। दोस्तों सामूहिक उपभोग की अगर बात करें तो सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। घरेलू खपत, स्वखपत, देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की क्लास में मैं इसका उत्तर बता दूंगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।